बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में करेंगे रो क्लोनिकल फॉर्म क्या होती है। रो क्लोनिकल फॉर्म से पहले हम एचएलएन मैट्रिक्स का कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। एचएलएन मैट्रिक्स एंड रो रिड्यूस एचएलएन मैट्रिक्स में करवा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड है तो एचएलएन मैट्रिक्स में पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद रो क्लोनिकल फॉर्म हम देखते हैं। एचएलएन मैट्रिक्स मैंने किसको कहा था? एचएलएन मैट्रिक्स मैंने कहा था कि ऐसे मैट्रिक्स को एचएलएन मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें कोई जीरो रो है तो वो एट द बॉटम होनी चाहिए। इसकी पहली कंडीशन थी किसी भी मैट्रिक्स को एचएलएन मैट्रिक्स होने के लिए। दूसरी इसकी कंडीशन ये थी, अगर जो उसका नॉन जीरो एलिमेंट है किसी रो में, अगर फर्स्ट उसका जो लीडिंग जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट उसका जो नॉन जीरो एलिमेंट है प्रीवियस वन के राइट पे होना चाहिए। जिस तरह आप ये इस रो में नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है और यही मेरा लीडिंग एलिमेंट है, यही मेरा पिवट एलिमेंट है। और इसी तरह सेकंड रो में जाऊं तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है और थर्ड रो में ये लीडिंग एलिमेंट है, और फोर्थ वन रो तो उसमें सारी एंट्रीज ही जीरो है। अब ये मेरी मैट्रिक्स मैंने कहा था ये मेरी एचएलएन मैट्रिक्स है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसकी जो अगर किसी मैट्रिक्स में रो जीरो रो है तो वो एट द बॉटम होनी चाहिए, मौजूद है, ठीक है, बॉटम पे है। सेकंड कंडीशन ये थी कि रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है प्रीवियस के जो नॉन जीरो एंट्री है उसके राइट पे होनी चाहिए। अब ये जो है प्रीवियस के राइट पे है। नेक्स्ट रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, वो प्रीवियस के राइट पे है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी मैट्रिक्स, इस वजह से मैंने इस मैट्रिक्स को कहा था ये मेरी एचएलएन मैट्रिक्स है, और या फिर मैट्रिक्स की एचएलएन फॉर्म है। यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट की बात की गई थी कि वो लाजमी नहीं कि वन ही हो, उसमें कहा था कि नॉन जीरो एलिमेंट हो, नॉन जीरो एलिमेंट है और वो प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए। यहाँ वन भी हो सकता है, वन नहीं भी हो सकता, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट की यहाँ बात जो मैं बार बार करी थी वो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट की बात की थी। यहाँ सारे नॉन जीरो एलिमेंट थे। अब चलते हैं क्रोनिकल फॉर्म जो हमने इस वीडियो में कवर करना है। आप देखिए रो कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होती है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रो कैनोनिकल फॉर्म, उस रो मैट्रिक्स को कहेंगे वो रो कैनोनिकल फॉर्म में है, या फिर उस मैट्रिक्स को कहेंगे वो रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है। अगर इफ इट इज एन एचेलन मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन रो कैनोनिकल फॉर्म होने के लिए उस मैट्रिक्स को सबसे पहले वो एचेलन मैट्रिक्स होनी चाहिए। एचेलन मैट्रिक्स मतलब एचेलन मैट्रिक्स की जो फर्स्ट टू कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसकी फर्स्ट टू कंडीशंस कौन सी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो है तो एट द बॉटम कर दो उसे। और सेकंड कंडीशन ये थी कि वो जो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए। ये दो कंडीशन थी एचएलएन मैट्रिक्स की। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स एचएलएन मैट्रिक्स की जो दो प्रॉपर्टीज उसको भी सेटिस्फाई करे और एडिशनल टू प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे तो वो मेरी जो मैट्रिक्स होगी उसे कहूंगी कि वो रो कैनोनिकल फॉर्म में है। अब एडिशनल ये टू प्रॉपर्टीज कौन सी है जिसे मैंने 3 4 का नाम दिया है। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज ये मैंने सेम एचएलएन मैट्रिक्स में जो हमने कवर की वो सेम मैंने लिखी है। क्या थी कि जीरो रो अगर है तो वो बॉटम पे है और नहीं है तो ये स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि अगर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है रो में तो वो प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए। ये तो एचएलएन की थी। रो कैनोनिकल फॉर्म के लिए एडिशनल टू प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4। 3 में क्या है कि ईच पीवट एलिमेंट का मतलब कि लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है ना वही मेरा पीवट एलिमेंट होता है और वही उसी का नाम होता है लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, वो वन होना चाहिए। रो कैनोनिकल फॉर्म की तीसरी कंडीशन कि वो लाजमी है कि वो वन हो, लेकिन एचएलएन मैट्रिक्स में हमने कहा था कि नॉन जीरो एलिमेंट हो। और रो कैनोनिकल फॉर्म या रो रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के लिए मस्ट बी, अगर किसी रो में पिवट एलिमेंट है मस्ट बी वन, वो तो वन हो। तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन कॉलम में अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन हो और वन में बाकी कॉलम की जो एंट्रीज उसके ऊपर और नीचे सारी वो जीरो होनी चाहिए। वो उस कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री हो और वो वन ही हो, वही पिवट एलिमेंट ही हो कॉलम में, उसके अलावा कोई और नॉन जीरो एंट्री ना हो। पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन कॉलम। ये इसकी हो गई 3 और 4। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो रो कैनोनिकल फॉर्म में है। ये एग्जांपल्स मैंने लिखी है, इस एग्जांपल से इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। पहली कंडीशन मैंने कहा कि आल जीरो रोज इफ एनी, अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम पे हो। देखो इस मैट्रिक्स में कि जीरो रो है तो हाँ ठीक है वो बॉटम है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये मैट्रिक्स। और सेकंड मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर फर्स्ट उसमें जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है इन रो इज टू द राइट टू द प्रीवियस वन, प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए। इसकी ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इस रो का पहला लीडिंग एलिमेंट ये है, इसका ये लीडिंग एलिमेंट इसका ये है और इसमें तो सारी जीरो ही है।
प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए, ये प्रीवियस के राइट पे है, ये भी प्रीवियस के राइट पे है। फर्स्ट टू कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये तो एचेलन मैट्रिक्स हो गई। लेकिन थर्ड कैनोनिकल फॉर्म के लिए थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि ईच पिवट एलिमेंट अगर है तो वो 1 हो, लेकिन ये भी 1 नहीं है और ना ही ये 1 है, ये तो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहीं से हम फोर्थ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं से हम कह सकते हैं कि ये रो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, एचेलन फॉर्म तो है लेकिन रो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी की चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही हम देख लेते हैं कि वो क्या है, क्या ये फोर्थ को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन कॉलम, कॉलम में अगर पिवट एलिमेंट है उसके अलावा वो सारी वही नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके अलावा सारे जीरो हो। तो देखिए कॉलम में अगर मैं इसको लूँ तो ये पिवट एलिमेंट है, ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर जो एंट्रीज है वो जीरो नहीं है, वो भी नॉन जीरो है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर पिवट एलिमेंट ही ओनली नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए कॉलम में, लेकिन ये तो और भी आ रही हैं, तो ये फोर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता, ना थर्ड को करता है ना फोर्थ को करता है। इस मैट्रिक्स को हम कह नहीं सकते कि ये भी मेरी रो कैनोनिकल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं इस एग्जाम्पल पे, देखें जीरो रो बॉटम पे है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड में क्या है कि ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज टू द राइट टू द प्रीवियस वन, प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस के राइट पे है। थर्ड क्या है कि पिवट एलिमेंट वो 1 होना चाहिए, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ वन में क्या है कि ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट कॉलम, लेकिन इस कॉलम में जहां ये पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर एक नॉन जीरो एलिमेंट एक और भी है, ओनली नहीं है और भी है, तो फिर हम इसको भी नहीं कह सकते कि ये मेरी रो कैनोनिकल फॉर्म है। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड में चेक करते हैं, जीरो रो इसमें नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर ईच लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट एंट्री इन अ रो इज टू द राइट टू द प्रीवियस वन, इसकी ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका ये है और इसका ये है, तो वो प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए, ठीक है, ये प्रीवियस के राइट पे है, ये भी प्रीवियस के राइट पे है। नेक्स्ट है कि ईच पिवट एलिमेंट इज इक्वल टू द 1, वो जो पिवट एलिमेंट है जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 हो, हाँ ठीक है, ये 1 भी है। फोर्थ है कि ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स कॉलम, जिस कॉलम में वो लीडिंग एलिमेंट है वो वही सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब बाकी जीरो हो जाए फिर, ये ठीक है, जिस कॉलम में है सिर्फ यही ओनली नॉन जीरो है, जिस कॉलम में ये है ये भी ओनली नॉन जीरो है, जिस कॉलम में ये 1 है उसमें भी ऊपर नीचे सारे जीरो, ये सिर्फ ओनली पिवट एलिमेंट ही नॉन जीरो है। इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये मेरी चारों प्रॉपर्टीज रो कैनोनिकल फॉर्म की सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस मैट्रिक्स को कह सकती हूँ कि ये मेरी रो कैनोनिकल फॉर्म है, और ये मेरी रो कैनोनिकल फॉर्म नहीं थी, ये मेरी मैट्रिक्स रो कैनोनिकल फॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरी जो मैट्रिक्स है रो कैनोनिकल फॉर्म में है, एचलन भी है, रो कैनोनिकल फॉर्म भी है, इसको रो कैनोनिकल फॉर्म कह दें या रो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म कह दें, तो ये वो भी है, रो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म भी है, कैनोनिकल फॉर्म भी है। रो कैनोनिकल फॉर्म का दूसरा नाम ही रो रिड्यूस एचलन फॉर्म है, रो कैनोनिकल फॉर्म या रो रिड्यूस एचलन फॉर्म, ये वो मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं सिस्टम के सोल्यूशन की, कि कब कोई सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो मतलब फिर उसके भी आगे 3 केस बन जाते हैं। किसी भी सिस्टम, गिवन सिस्टम जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा उसके 3 केस बन सकते हैं, या तो करता है वो यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, ये सेकंड केस है, या फिर उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो, हैज नो सोल्यूशन। ये 3 केस बन सकते हैं किसी सिस्टम का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और सिस्टम की भी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अब हम बात करने लगे सिस्टम के सोल्यूशंस की, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, या नो सोल्यूशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम एचलन फॉर्म पढ़ी है किसी मैट्रिक्स की, हमें सिस्टम के सोल्यूशन भी बताता है और हम इससे रैंक भी निकाल सकते हैं। अब ये रैंक क्या हो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से रिटर्न रैंक ऑफ ए, इस तरह से लिखा जाता है, अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो रैंक ऑफ ए कहेंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीवर्ड्स इन एन एचलन फॉर्म, अगर किसी एचलन फॉर्म में जितने पीवर्ड्स की तादाद होगी उतना ही उसका रैंक होगा। अब एचलन फॉर्म एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी इसमें मैंने कहा था कि ये एक एचलन मैट्रिक्स है, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर इसके पीवट एलिमेंट की तादाद होगी वो इसका रैंक होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालें, एचलन फॉर्म में है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एचलन फॉर्म में है, हम पढ़ चुके हैं, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके कितने पीवट एलिमेंट है 3, तो हम इसका रैंक लिखेंगे,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 है, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालें वो भी 3 ही बनती हैं, या पिवट एलिमेंट की तादाद लें वो भी 3 ही बनती है। मतलब पिवट एलिमेंट की तादाद ले लें, रैंक ले लें, बात एक ही है, डिफरेंट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। किसी मैट्रिक्स को हम अगर एचएलएम फॉर्म में लेके जाते हैं वो हमें सिस्टम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम भी देता है। अगर इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लेके जाए तो हमें ये सोल्यूशन भी सिस्टम का देगा और हमें रैंक की इंफॉर्मेशन भी देता है एचएलएम मैट्रिक्स। अब थोड़ा हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी सारा करवा चुकी हूँ। सिस्टम ऑफ मेरे पास 3 इक्वेशंस दी गई हैं। मैंने इसकी बनाई थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे बनाई कि कोफिशिएंट्स लिखे एक्स वाई जी के, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई और साथ में इसकी कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखी, ये कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखी या कांस्टेंट वेक्टर लिखा। उसके बाद मैंने इसको बनाया एचएलएम फॉर्म में लेके गई। एचएलएम फॉर्म में कैसे लेगी, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के एचएलएम फॉर्म में लेके गई और यहाँ से मैं इसका रैंक बता सकती हूँ। इसका रैंक बनेगा, ये एचएलएम फॉर्म में है तो इसका रैंक 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या पिवट एलिमेंट्स इसके देख लें तो इसका रैंक 3 बनता है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसका नाम एम है, इसका रैंक भी 3 है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम मैंने कहा था कि अगर राइट साइड पर उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। अगर राइट साइड पे 0 आ जाए तो होमोजीनियस होता है, अगर राइट साइड पे नॉन जीरो एलिमेंट्स आ जाए तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, तो कि एक्स वाई जी जो अननोन्स है उनकी पावर्स 1 है तो ये लीनियर इक्वेशंस है और इक्वल उसके राइट साइड पे अगर नॉन जीरो है तो ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक पहचान है, याद रखना। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को क्योंकि मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ और उसी से मैंने बताया कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन किस सिस्टम का कब हो सकता है। यहाँ जो मेरे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स लिखे हैं मैंने, इतनी मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स को मैं कह दूँ ए का नाम दे दूँ और साथ में ये जो मेरे पास कांस्टेंट वेक्टर है या कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसका नाम अगर मैं बी रख दूँ तो एम को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से कि मेरे पास एम एक मैट्रिक्स है जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और साथ में उसके कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है एम। ये मेरे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम है। अगर इसमें अगर इक्वल आ जाता है तो ऐसे कहेंगे कि ये सिस्टम ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ऐसे सिस्टम का और ये सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर मैं रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उन सब का जो दोनों का रैंक है वो इक्वल भी है और इक्वल टू आर है, अगर मैं इसके 3 केस बनाऊं कि कब इसका यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, अगर तो इस रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ एम इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन जो एक्स वाई जी जो उस मैट्रिक्स में यूज किए गए, जो नंबर ऑफ अननोन्स यूज किए गए हैं, अगर उसके इक्वल अगर रैंक आ जाता है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। एन यहाँ पे हमारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एन इज नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स मतलब जो एक्स वाई जी जो सिस्टम में यूज किए गए उनकी तादाद को एन कह रही हूँ। अगर वो तादाद और रैंक इक्वल आ जाता है तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि वो यूनिक सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, हैज यूनिक सोल्यूशन। सेकंड केस, अगर रैंक लेस देन आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, अगर 3 अननोन्स थे रैंक हमारा 2 आ जाता है, या 4 अननोन्स थे रैंक हमारा 3 आ जाता है, मतलब रैंक कम रहता है नंबर ऑफ अननोन्स के, ऐसे सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। थर्ड केस क्या बनता है, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको हमने एम का नाम दिया हुआ है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन। ये कब हो सकता है कि किस तरह की मैट्रिक्स होगी जिसमें रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एम इक्वल ना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लास्ट वन रो जो है ये इसकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट इसकी एंट्रीज वाला है मैट्रिक्स। अगर इसकी सारी रोज ही इक्वल आ जाती हैं लेकिन इसकी जो कांस्टेंट है उसके करस्पॉन्डिंग रो में जो कांस्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है, वो 0 नहीं है लेकिन कोफिशिएंट मैट्रिक्स
जो मेरे पास रैंक ऑफ ए है उसकी एक रो सारी जीरो हो जाती है, लेकिन पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो कॉलम मेरे पास ये बी कॉन्स्टेंट वाला बनेगा उसमें अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, इससे कहेंगे कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एम, तो दोनों का रैंक इक्वल नहीं बनेगा। और ऐसे सिस्टम को ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ कि ऐसा अगर एक ऐसी फिर इक्वेशन को कहेंगे वो डी जनरेटेड इक्वेशन है, और डी जनरेटेड इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन। रैंक ऑफ ए अगर नॉट इक्वल आया रैंक ऑफ एम, पूरी रैंकोमेट्रिक मैट्रिक्स एम के अगर इक्वल नहीं आता तो वो डी जनरेटेड इक्वेशन होगी, और डी जनरेटेड इक्वेशन बताती है कि पूरे सिस्टम का ही सोल्यूशन फिर एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन। फिर ये डी जनरेटेड इक्वेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, इसका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से रैंक ऑफ एगोमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल नहीं आता है, सिस्टम को कहेंगे हैज नो सोल्यूशन। अगर रैंक लेस रहता है नंबर ऑफ अननोन्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाता है द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, रैंक के बारे में बताया, कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया अब तक इसमें।